Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is for class 10th. लाइट जो चैप्टर है उसमें दो टॉपिक आपको पढ़ने को रहते हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है थ्रू मिरर होता है और आपके कोर्स में स्फेरिकल मिरर है इस बार, तो वो पूरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आप सभी जानते हैं अभी तक लाइट के बारे में जितना भी आप पढ़ चुके हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, यानी कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या सभी तरह के ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट इसी तरह स्ट्रेट ही प्रोपेगेट करती है, मींस जो है ट्रैवल करती है तो उसका मोड रहता है स्ट्रेट ही रहती है क्या उसकी डायरेक्शन? तो यही चीज आपको जानने को मिलेगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो उसका जो पथ है वो अपने पथ से थोड़ा सा बेंडिंग शो करती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग of light rays when they travel through one transparent medium to another transparent medium। यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि लाइट रेज जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब एंटर करती हैं तो वो ऑब्लिकली एंटर होनी चाहिए। ऑब्लिकली मीन्स थोड़ी सी तिरछी। इसको कुछ एग्जाम्पल्स से हम यहाँ समझेंगे। देखिए आपने कभी भी बकेट में पानी भरा हुआ देखा है, तो जब भी आप देखते हैं कि बकेट में पानी भरा हुआ है, पूरी फुल या हाफ बकेट भरी हुई देखेंगे जब आप, तो आपको ऐसा लगता है कि जो बकेट का बॉटम पार्ट है वो थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो गया है, या फिर कोई ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होगी और वो अगर किसी पेपर के ऊपर रखी हुई है जिसपे कि कुछ लिखा हुआ है तो वो जो राइटिंग एरिया है वो आपको थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्टेड लगता है। या फिर किसी ग्लास में आपने कभी देखा होगा किसी ग्लास में इतना पानी भरे या बीकर में पानी भरे और इसमें कोई पेंसिल आप इस तरह से रख दें, पेंसिल या एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि पेंसिल जो पानी के अंदर है वो थोड़ी सी बैंड हो गई है, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है, इस तरह का दिखाई देता है आपको कुछ। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों शो करती है लाइट रेज? क्योंकि हर तरह के मीडियम में लाइट रेज की स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड मानी जाती है। लेकिन जब लाइट वैक्यूम से, सनलाइट जब वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो थोड़ा सा रिड्यूस होती जाती है लाइट की स्पीड, लेकिन वो रिडक्शन जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उसको नेग्लेजिबल मानकर हम लाइट की स्पीड को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मानते हैं। लेकिन जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे कि एयर से वाटर में, एयर से ग्लास में, या फिर एयर से कैरोसिन ऑयल में, एयर से ग्लिसरीन में, एयर से अल्कोहल में, ये सारे जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम। और आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जब भी लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है या एंटर करती है तो जो उनका इंटरफेस होता है, यानी कि जो जिस लाइन पर वो दोनों मीडियम अलग अलग हो रहे होते हैं वहां से जो है लाइट रेज थोड़ी सी बैंड हो जाती है। इसीलिए जो आपको इमेज दिखाई देती है दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो थोड़ी सी शिफ्टेड दिखाई देती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मीडियम में, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो अभी आपने स्टेप समझा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is bending of light when it travel through one transparent medium to another transparent medium। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या होती है कि लाइट रेज जो है ऑब्लिकली पास होनी चाहिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ठीक है, तो ये आपने रिफ्रैक्शन के बारे में समझा। अब हम यहाँ दूसरा पॉइंट लेंगे रिफ्रैक्शन का। जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं। लॉज ऑफ
रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो हैं, इनको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ये साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे कि ये एयर है और ये इंटरफेस है और ये वाटर है। अब एक लाइट रे ऑब्लिकली इस पर आकर गिरती है, तो जिस पॉइंट पर ये आकर गिरती है वहां से एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो उसको क्या मानते हैं, नॉर्मल। ऐसा ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी मानते हैं, तो ये हो गया नॉर्मल। तो जब ये एयर से वाटर में आती है लाइट रे तो थोड़ी सी बैंड हो जाती है, ठीक है। तो ये जिस नॉर्मल की साइड से देखते हैं, जिस एंगल से ये जो आकर वाटर और एयर के इंटरफेस पर आकर गिरी है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह ही। और यहाँ जो रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे दिख रही है तो नॉर्मल से ही उसकी एंगल लेते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा, वहां पर रिफ्लेक्शन वाले केस में आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इसको स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ तीन चीजें यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ इसका भी यही है, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ भी यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल आर प्लेस्ड इन सेम प्लेन, ठीक है। फर्स्ट लॉ यही है। सेकंड लॉ क्या है कि मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मींस साइन कॉस, ये सब आपने ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ते हैं ना, साइन कॉस कॉट इस तरह के एंगल्स पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, उसी में वही साइन जो है वो लिया जा रहा है, एस आई एन साइन होता है। तो साइन आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट। यहाँ पर कलर ऑफ लाइट भी मैटर करता है। ये जो सेकंड लॉ है यहाँ पर क्या बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू आती है यहाँ पर, उसको कांस्टेंट बोला जाता है। लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपका जो ट्रांसपेरेंट मीडियम का पेयर है वो फिक्स होना चाहिए और जो लाइट रे है वो किस कलर की है वो फिक्स होना चाहिए। उस कंडीशन में अगर ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि ये पर्पल कलर की लाइट के लिए अगर लेते हैं आप, एयर से वाटर में आ रही है, आपका मीडियम का पेयर क्या है, एयर एंड वाटर, ट्रांसपेरेंट मीडियम पेयर, और आपका लाइट कलर है पर्पल। तो पर्पल कलर की लाइट के लिए एयर से वाटर में जब ट्रैवल करेगी लाइट तो वहां पर साइन आई और साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा हर कंडीशन में। ये है सेकेंड लॉ, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के साथ, ये सेकेंड लॉ के साथ एक कंडीशन और होती है कि यहाँ पर एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमेशा ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ऑब्लिक ही होना चाहिए नॉर्मल से। ये मतलब 90 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा फिर तो वो। और ये इधर से अगर ये इंटरफेस है तो इंटरफेस से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, 0 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 2 पॉइंट इस वाले लॉ में लगते हैं सेकंड लॉ में, एक तो ये वाला और एक जो है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है इन सब कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि किसी बकेट, फुल ऑफ वाटर बकेट है और उसमें आप एक कॉइन डालिए, वो कॉइन जो है उसको आप थोड़ा सा बिल्कुल 90 डिग्री से ना देखते हुए थोड़ा सा साइड से देखिए अपनी आंखों से
और फिर आप ट्राई कीजिए कि अपने हाथ से उस कॉइन को फर्स्ट चांस में आप पिक कर लें बकेट में हाथ डाल के। तो आप ट्राई करके देखिए क्या आप फर्स्ट चांस में, फर्स्ट ट्राई में उसको कैच कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कैच कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्लिकली देखेंगे आप उसको, 90 डिग्री के एंगल से नहीं देखेंगे और 0 डिग्री के एंगल से नहीं देखेंगे। तो अगर आप कैच नहीं कर पा रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है कि आपको उस कॉइन का जो प्लेस है वो फिक्स नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आपने स्विमिंग पूल में भी देखा होगा कि जब कोई स्विमिंग पूल में होता का जो फ्लोर होता है वो थोड़ा सा कैसा अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ लगता है ना, तो वो कारण क्या है, क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्शन कारण था। अच्छा, रिफ्रैक्शन का एक रीजन और ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग उसकी वैल्यू रहती है, इसीलिए ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करती है। ठीक है, तो इतनी ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम हाँ एक प्रैक्टिकल और आप करके देख सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कि एक थोड़ा सा फैला हुआ सा बाउल लेंगे आप, उसमें कॉइन को रखेंगे, एक कॉइन को रखेंगे उसमें उसके बेस में, और फिर आप तब तक उस कॉइन से दूर जाएंगे जब तक कि आपको कॉइन दिखना बंद ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो बाउल किसी टेबल पर रखा है तो आपको एक निश्चित दूरी से वो सब दिखाई देगा, तो आप उतना पीछे जाते जाइए जब तक कि आपको कॉइन दिखना बंद ना हो जाए। फिर आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि अब इस बाउल में पानी भर दें। तो अब जब उस बाउल में पानी भरना शुरू करेगा आपका फ्रेंड, तो क्या होगा कि एक लेवल तक आते आते जब पानी आपको दिखने लगेगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको कॉइन भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो हो रहा है और उस रिफ्रैक्शन की वजह से वो जो बॉटम पार्ट है वो थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट होकर आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो कॉइन आपको दिखने लगा है। तो वहां पर ये एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इतना आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये वाला प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं कि पेंसिल को डिप करके देखिए हाफ फुल ग्लास ऑफ वाटर में, ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए तो उसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा। या फिर बकेट वाला एग्जांपल है, कॉइन वाला जो अभी मैंने बताया, ये सब आप करके देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको सीखने को भी मिलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अच्छे से। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुटका। वो खाने वाला नहीं, हाँ गुटका बोलते हैं इसको। तो ये कैसा होता है, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड होता है, इस तरह से 3D होता है, क्यूबॉइड होता है। लेकिन जब हम इसको किसी पेपर पर प्लेस करेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, इस तरह से। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इस तरह से एक ग्लास स्लैब आपको दिखाई देता है। इसको किसी एक वाइट पेपर पर आप ऐसे ही रख लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में कहा जाता है अपवर्तन। अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन, और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो प्रकाश का परावर्तन होता है, क्योंकि वहां पर बाउंस होकर वापस आता है। अपवर्तन में क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम से पास हो जाता है, तो ये डिफरेंस रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन को कहेंगे अपवर्तन। जो अभी मैंने स्नेल्स लॉ बताया ना, तो वो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अपवर्तन के नियम, और वो जो है वो परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक है, तो ये लाइट जो है 2 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो यहाँ आज हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब आपने लिया और इसको ABCD के कॉर्नर्स को हम मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 पिन जो है थोड़ा सा ऑब्लिकली लगाएंगे यहाँ पर 2 पेपर। इसको क्या करेंगे, एक स्कूल में एक बोर्ड होता है, प्रैक्टिकल लैब में जब आप जाएंगे तो एक बोर्ड दिया जाता है, उसका वुडन बोर्ड, उस पर एक वाइट पेपर लगाते हैं। उसको क्या करते हैं, जैसे ये आपका वाइट पेपर है, उसको क्या बोर्ड पिन से यहाँ पर आप फिक्स कर लेते हैं ये चारों तरफ से। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में इसी तरह किया जाता है। अब वो पेपर आपका फिक्स हो गया क्योंकि वो हिलेगा नहीं। अब उसके ऊपर आप ग्लास स्लैब रखेंगे और फिर ये पिन्स जो है यहाँ पर होल्ड कर देंगे, तो पिन्स होल्ड हो जाएंगी, वो बोर्ड में पियर्स हो जाती हैं। तो ये 2 आल पिन जो होती है ना पेपर में लगाने वाली, वही, तो वो पेपर पिन आप इस तरह से लगा लेंगे। अब ये पेपर पिन को आप
इस ग्लास स्लैब के दूसरी तरफ जाएंगे, यानी ए और बी साइड अगर आपने लगाया है तो आप सी और डी वाली साइड जाएंगे और वहां से देखेंगे एक आंख को बंद करके, तभी आपको सही से दिखाई देगा। और इस साइड से आप थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे तो आपको ये दोनों पिंस एक सीध में जब दिखाई दें, यानी कि वो एक लाइट रे आकर ऑब्लिकली गिरेगी इस पर, तो जब इस साइड से आपको जहां से भी बिल्कुल सीध में ये दिखाई दें वहीं पर आप दो और पिन इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है, जहां पर भी आपको दिखी। इतना कर लेंगे आप। उसके बाद आप ग्लास स्लैब को हटा के रख देंगे। अब आप क्या करेंगे, एक पेंसिल से लाइन बनाएंगे, इन दोनों पिंस को भी हटा देंगे और पिन से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जहां पर भी ये लाइन ड्रॉ जो है वो ग्लास स्लैब को टच कर रही है, वहां से एक ऑब्लिक लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसको एन नाम दे दिया। और इधर भी ऐसा ही करेंगे आप, जहां पर भी ये इस तरह से दोनों लाइनें दिख रही हैं वहां पर एक लाइन खींचेंगे। ये इमेजिनरी लाइन है, इसको इसीलिए डॉटेड से दिखाएंगे, ठीक है। ये जो नॉर्मल होता है वो इमेजिनरी लाइन होती है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इसको एन या एम मान लेते हैं, नॉर्मल की जगह एम, एम डैश इसको मान लेते हैं, ये एन और एन डैश इसका नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये लाइट रे क्या होता है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है इस तरह से, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब ये लाइट रे जो है अब अंदर आ गई जब ग्लास स्लैब में, तो फिर ये फिर सीधी चलने लगेगी थोड़ी सी बैंड होके, और फिर ये जो सीधी होके यहाँ आएगी तो यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होगी। ये इस तरह से बन नहीं पाता है, पेंस आपको इस तरह से, ये फिर से रिफ्रैक्शन होगा और लगभग यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्यों ये इरेज करके यहाँ पे बनाया, इसको समझेंगे अभी, ठीक है। तो वो जो लगभग आपको ये ऐसा ही बन के आएगा आपका, ठीक है। तो ये अब जब ये है आपका एयर मीडियम, ठीक है, और ये है ग्लास, जी लिख देते हैं इसको। एयर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, आपका पेयर क्या है, एयर और ग्लास का, ठीक है। जब एयर से ग्लास में लाइट रे आई तो वो नॉर्मल के साइड शिफ्ट हुई। कैसे शिफ्ट हुई, शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब ये जो बेंडिंग है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल दोनों तरह के हो सकते हैं। उसका रीजन होता है जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। अभी यहाँ पे आप ये समझिए कि जब एयर से ग्लास में लाइट रे पास हो रही है तो क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जो लाइट रे है वो शिफ्ट हो गई। अच्छा, जब यहाँ से सीधी चलती है और जब ग्लास से वापस एयर में आती है तो क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसको एम एम डैश माना था हमने इसके नॉर्मल को, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये माना जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये माना जाएगा, ठीक है। तो जब हम देखते हैं ये इस वाली रे का हम अगर बिल्कुल सीधी लाइन खींचें यहाँ से तो इस तरह से ये चली जाएगी निकलती हुई, देखिए है ना, ये जाएगी ना ये वाली लाइन इस तरह से। तो क्या हुआ कि जो ओरिजिनल लाइट रे थी वो इस डायरेक्शन से यहाँ से आ रही थी, और अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो वो कहाँ जाती, डॉटेड लाइन से इसको भी दिखाएंगे, तो वो सीधी इस तरह से निकली चली जाती ना, क्योंकि सीधी चलती है लाइट रेज, जिस डायरेक्शन में जा रही है वहाँ सीधी चलती चली जाएगी। लेकिन क्या हुआ, बीच में मीडियम चेंज हुआ, तो एक बार एयर से ग्लास में आई लाइट रे और फिर ग्लास से वापस एयर में आई, तो दो बार रिफ्रैक्ट हुई। तो इस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ कि लाइट रे थोड़ी साइडवेज शिफ्ट हो गई। इसका कंक्लूजन क्या निकला इस प्रैक्टिकल का कि ओरिजिनल लाइट रे शिफ्ट साइडवेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। साइडवेज हो गई ना, पैरेलली देखिए साइडवेज शिफ्ट हो गई और कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ, ठीक है। तो ये इससे क्या शो हुआ, यानी कि लाइट रे में थोड़ी सी बेंडिंग देखने को मिलती है आपको रिफ्रैक्शन की समय। कब, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब से जब आप रिफ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपको बताया था अभी कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जो बेंडिंग देखने को मिलती है लाइट रे की, इसका रूल होता है। इसका रूल क्या होता है, दो टर्म होते हैं कंपैरेटिव टर्म, रेयरर एंड डेंसर। रेयरर मीन्स हिंदी में होता है विरल, और डेंसर मीन्स हिंदी में होता है सघन, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो दो तरह के होते हैं आपस में कंपैरेटिवली।
या तो एक मीडियम होगा डेंसर यानी सघन, थोड़ा सा उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, और एक मीडियम होगा रेयरर बोलते हैं जिसको, जिसके की मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े से दूर होंगे। तो एयर और ग्लास के केस में एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको। तो इससे क्या रूल्स बनते हैं कि जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कहाँ शिफ्ट होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या बना इससे? लाइट रे जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल कब बैंड होती है? जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है। ठीक है, इसे समझने के लिए ऐसे लिख दिया मैंने, आप पूरा लाइन याद कर सकते हैं इस तरह से। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब शिफ्ट होती है? जब डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है, जो कि यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है आपको कि ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम है। जब ये दूसरी साइड से पास होकर रेयरर मीडियम में आई डेंसर से, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये दोनों ही रूल आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब एक बात और यहाँ समझनी है आपको कि ये जो मैंने टर्म बोले हैं रेयरर एंड डेंसर, तो ये जो है मीडियम लाइट रे के लिए ये क्या है? ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होती हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मली जो मास डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना? डेंसिटी क्या होती है? ये डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ जो है वो नहीं देखने को मिलता है। ये जो मीडियम्स हैं वो कैसे हैं? ऑप्टिकली रेयर और डेंसर है। ये कैसे ऑप्टिकली रेयर और डेंसर है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, क्योंकि जब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहीं पर समझते हैं हम। अभी इस डायग्राम को मैं बना रहने दूंगी क्योंकि इससे भी थोड़ा आपको समझने को मिलेगा। ये सेकंड टॉपिक था हमारा। ये थर्ड टॉपिक क्या रहेगा हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी क्या बताया था मैंने कि डायरेक्शन का जो चेंज होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई लाइट रे पास होती है तो उसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का जो चेंज देखने को मिलता है वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट। अभी हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था ना, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? सेकेंड लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव इंस्टेंट। ये जो कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आती है यही कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन वही होता है जो रिफ्रैक्शन का रीजन होता है कि लाइट रे की स्पीड जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में थोड़ी सी चेंज होती है, या तो रिड्यूस होगी या फिर स्पीड अप हो जाती है, लाइट स्पीड अप हो जाती है। तो वो भी समझिए। अभी रेयर और डेंस मीडियम बताए थे ना मैंने, तो क्या होता है कि लाइट की स्पीड जो है वो रेयरर मीडियम में कैसी होती है? स्पीड अप होती है, स्पीड अप हो जाती है, और डेंसर मीडियम में जाएगी तो थोड़ी सी स्लोज डाउन हो जाएगी। यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे की जो स्पीड है वो स्लोज डाउन हो जाएगी, और डेंसर से जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट जो है वो थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएगी। तो यही कारण होता है इसकी बैंडिंग जो है वो क्या होती है? जब रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये स्पीड थोड़ी सी इसकी ज्यादा हुई तो थोड़ा सा बैंडिंग इसकी नॉर्मल से दूर जाती हुई दिखाई देगी। और जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो ये इसकी स्पीड स्लोज डाउन हुई, तो इसीलिए ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती हुई थोड़ी सी बैंड होती है। ठीक है, ये रीजन आपको अच्छी तरह समझ में आया ना कि अगर
आपसे एग्जाम में रीजन पूछा जाए कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के पर कोई लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ ही शिफ्ट क्यों होती है, तो उसका रीजन क्या है कि वो थोड़ी सी स्लोज डाउन हो जाती है, उसकी स्पीड स्लोज डाउन हो जाती है, और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम आएगी तो स्पीड अप हो जाएगी थोड़ी सी, इसीलिए ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। ठीक है, ये बात इतनी सी आपको यहाँ से समझनी थी। ठीक है, अब हाँ यहाँ पर हम लोग थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी बात पूरी नहीं हुई हमारी। साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि इसका रीजन है स्पीड ऑफ लाइट, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर ये एयर को हम मीडियम वन, या कोई भी पेयर हो सकता है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम का जरूरी नहीं एयर और ग्लास ही हो, एयर और वाटर भी हो सकता है, या वाटर और अल्कोहल भी हो सकता है, तो इस तरह से मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है। तो लेकिन हम यहाँ पर एयर और ग्लास का एग्जाम्पल लेकर ही देखते हैं। तो इसको जो है स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में अगर हम इसको देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन m1 यानी फर्स्ट मीडियम में, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन m2। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिया जाता है, विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम टू अनदर। तो इसमें जो मीडियम नीचे है, चाहे मीडियम 2 नीचे हो चाहे 1 मीडियम, तो नीचे मीडियम अगर 2 है तो ये फॉर्मूला किस लिए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी कि जब एयर से m, अगर एयर को हम m1 माने यानी मीडियम 1 और ग्लास को हम मीडियम 2 माने, तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो ग्लास का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कहलाएगा, यानी सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास पता करना है, यानी कि ग्लास से जब एयर में जा रही है तो कैसे करेंगे, तो बस इसको थोड़ा सा पलट देंगे, यानी कि मीडियम 1 to 2 अगर हमें पता करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। समझ रहे ना, यानी कि अगर हमें मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है उसको नीचे रखना है और मीडियम 2 वाली को ऊपर, और अगर हमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो उसको आगे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे n2 2n1, यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, तो लेकिन स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं, मीडियम के 1 और 2 की जगह आप ग्लास और एयर अगर लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, G एंड A स्मॉल से रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर A एंड G इस तरह से लिख देंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इसको बोलेंगे, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, यानी हिंदी में कैसे बोलेंगे, कांच का अपवर्तनांक किस वायु या हवा बोलेंगे, हवा के सापेक्ष, और हवा का अपवर्तनांक ग्लास यानी कि कांच के सापेक्ष या रेस्पेक्ट टू जो मैंने इंग्लिश में बोला उसको बोलेंगे सापेक्ष। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में या एक दूसरे मीडियम के सापेक्ष हम अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, जो कि हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि वहां पेयर ऑफ मीडियम फिक्स है। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी जगह ये अगर करके देखेंगे, मतलब ये कैलकुलेट करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर को, तो वो एक गिवन मीडियम के लिए, फिक्स्ड गिवन मीडियम के लिए वो हमेशा एक ही रहेगा, और लाइट जो है उसका कलर भी फिक्स होना चाहिए, आप किस कलर की लाइट के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हुआ, आज आपको क्या समझाया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इतनी बात समझने के बाद एक बात आप यहाँ पर और समझिए कि अभी अभी जो मैंने रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो बताए थे, वो ऑप्टिकली क्यों शब्द मैंने उसके साथ यूज किया। नॉर्मली ये जो मास डेंसिटी से मतलब नहीं है कि ये एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और ग्लास जो डेंसर मीडियम है, यहाँ पर मास डेंसिटी से इसका मतलब नहीं है। ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब यहाँ है कि जिस मीडियम में इस लाइट स्पीड ऑफ लाइट
ज़्यादा है वो रेयरर मीडियम, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल इस तरह भी देखने को मिलता है कि जो वाटर होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आता है, साइंटिस्ट ने बताया निकाल के 1.33, और जो कैरोसिन होता है, कैरोसिन ऑयल, उसका होता है 1.44। लेकिन अगर हम मास डेंसिटी देखें तो कैरोसिन ऑयल इज लाइटर देन वाटर, यानी कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, क्योंकि ये इमिजिबल है, क्योंकि ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होते, इमिजिबल लिक्विड्स हैं। जब भी आप इनको मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे आप, कैरोसिन ऑयल और वाटर को अगर आप मिक्स करेंगे तो कैरोसिन ऑयल जो है ऊपर की तरफ जमा होगा और वाटर जो है वो नीचे बैठेगा। तो जो नॉर्मली हम जब मास डेंसिटी देखते हैं तो कैरोसिन ऑयल कम डेंस है वाटर से, है ना। लेकिन जब हम ऑप्टिकली डेंसिटी डेंसर और रेयरर देखते हैं तो कैरोसिन ऑयल जो है वो डेंसर देन वाटर है, क्योंकि वाटर में जो है वो कम आ रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कैरोसिन ऑयल में ज़्यादा मिलता है देखने को। ठीक है, तो ये बात यहाँ से समझ में आई कि ऑप्टिकली क्यों शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो उसका मास डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि आपको लगभग 4 टॉपिक मैंने समझाए हैं। डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो चारों टॉपिक हैं आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ये चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंप्लीट नहीं, लेकिन इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल लेंसेज जो है आपको पढ़ना है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़। टिल देन कीप स्टडिंग। नमस्ते।